मेन हम लोग जो लाइट सोर्स यूज करते हैं फॉर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लेसेस, वो क्या है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, एलईडी, सीएफएल, इनकैंडेसेंट बल्ब एंड द ट्यूब लाइट्स, जिसको कि फ्लोरेसेंट ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग नॉर्मली रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। Sometimes we are also using the mercury vapor lamp and the sodium vapor lamp also for the outdoor lightings or for the street lighting. Okay. So इन सब के बारे में हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कैसे वर्क करता है, वर्किंग प्रिंसिपल्स में होते हैं इसके। ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ द इनकैंडेसेंट लैम्प, इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनकैंडेसेंट लैम्प क्या होता है, इस चीज को समझ रहे हो? नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं उसको इनकैंडेसेंट बल्ब नहीं करते, सिर्फ बल्ब कहते हैं। येलो बल्ब बहुत कोई कह देते हैं। ठीक है, अब तो खैर आउटडेटेड हो चुका है, अब तो ज्यादातर जगह एलईडी का ही यूज होता है, बट ड्यू टू वेरी लो कॉस्ट इट इज मच चीपर देन द अदर लाइट सोर्स। जो हम लोग बल्ब यूज करते हैं, येलो बल्ब, ठीक है, वो यही है इनकैंडेसेंट लैम्प, बेसिकली उसका जो टेक्निकल नेम है। इनकैंडेसेंट कहने का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इनकैंडेसेंट? एनीवन? इनकैंडेसेंट अगर कहते हैं, इसका मतलब क्या है? सिंपल मतलब है कि जो हमारा इल्यूमिनेट कर रहा है, जो लैंप है, ठीक है, द हॉटेस्ट बॉडी, एक तरह से कह सकते हैं, हॉट बॉडी विच इज इल्यूमिनेटिंग लाइट। तो इसको हम लोग इनकैंडेसेंट लैंप इस, ठीक है, ये इनकैंडेसेंट प्रिंसिपल क्या होता है? देखो, अगर एक नॉर्मल वायर हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, कॉपर वायर, उससे अगर कोई करंट फ्लो करता है तो वहां लॉसेस क्या होगा? आई स्क्वायर आर, यही होता है ना, आई स्क्वायर आर लॉस होता है हमारा। कॉपर है तो कॉपर कंडक्टिविटी इसका बेटर होता है कंपेयर टू अदर मटेरियल्स, सो द लॉसेस इज लेसर देन इफ वी कंपेयर विद द अदर टाइप ऑफ द मटेरियल। ठीक है, किसी दूसरे मटेरियल का वायर होगा, वहां जो लॉसेस होगा उसके मुकाबले कॉपर वायर में लॉसेस कम होगा, इसलिए हम लोग इसको प्रेफर भी करते हैं। लेकिन अगर कॉपर के बदले हम लोग कोई और मटेरियल यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल टंगस्टन, तो यहाँ पर क्या होता है? लॉसेस ज्यादा होता है। क्यों लॉसेस ज्यादा होता है? सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ द टंगस्टन वायर इज वेरी हाई, कॉपर का रेजिस्टेंस कम है, सो आई स्क्वायर आर लॉस इज वेरी लेस, द करंट इज easily flowing through the copper wire. But in case of the tungsten, the resistance is high, so I square R losses is very high. और वो इतना ज्यादा होता है अगर एक sufficient amount of current इससे flow किया जाए कि ये light produce कर सकता है। So this material tungsten is very much useful for manufacturing this incandescent lamp. जबकि ये प्रॉपर्टी कॉपर के साथ अवेलेबल नहीं है। कॉपर में अगर सेम करंट या उससे भी ज्यादा करंट हम लोग अगर फ्लो करते हैं तो वो रेड हॉट बॉडी जो होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं, जस्ट लाइक दैट ही विल ग्लो, बट इट विल नॉट इल्यूमिनेट द लाइट
as the tungsten is capable to do. ठीक है? So when a conducting material having very high resistance that carry the current, it will produce heat energy. अगर कोई मटेरियल जिसका काफी हाई रेजिस्टेंस है and that will carry the current, then it will produce the heat energy which will emit the light. Okay? And this principle is called the incandescent principle. And the bulb which we are talking about is based on this principle. Okay? And that is why we are calling the incandescent bulb or incandescent lamp. Okay, clear? So filament, that is the main part of this incandescent lamp. Filament. देखे ही हो सब कोई, बचपन से ही देखते आ रहे हो इन चीजों को. ठीक है. सो फिलामेंट जो है उसका कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए. ठीक है. क्या होना चाहिए? The filament should have very high melting point. Obviously, अगर करंट फ्लो करेगा और काफी ज्यादा वो हीट होगा जब वो फिलामेंट जो हम लोग यूज करेंगे जिस मटेरियल का हो, तो उस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होना चाहिए, सो दैट ड्यू टू हीट वो मटेरियल जो फिलामेंट है वो हमारा ब्रेक ना कर जाए ड्यू टू द एक्सेसिव हीट. सो द मेल्टिंग पॉइंट शुड बी वेरी हाई. सेकेंड पॉइंट, इट शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी. ऑब्वियसली अगर रेजिस्टिविटी हाई नहीं होगा तो लॉसेस ज्यादा नहीं होगा. लॉसेस ज्यादा नहीं होगा तो जो ये हमारा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होना है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा. सो इट शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी. ऑल्सो इट शुड हैव लो टेम्परेचर कोफिशिएंट. ऑब्वियसली बोथ आर inversely proportional to each other. The filament we are using, it should have the low vapor pressure also. ठीक है. And it should be mechanically strong to withstand the vibrations. जब हम इसको यूज करते हैं, इस बल्ब को जब फिट करते हैं होल्डर में या कहीं कैरी करते हैं, so there is some mechanical vibration. So it should be strong enough to sustain such type of the mechanical vibrations. Okay, physical vibrations जो भी होता है. And it should be ductile. Ductile क्यों होना चाहिए? So that we can easily elongate it. Okay, जितना ज्यादा ये डक्टाइल होगा उतनी कम सरफेस एरिया में इसके मैक्सिमम लेंथ को एकोमोडेट कर सकते हैं हम लोग. द मैक्सिमम लेंथ of the tungsten wire can be accommodated in a small area due to its ductile nature. Okay. अगर हम लोग कहते हैं कि 2 सेंटीमीटर का एरिया में एक हम लोग उससे 2 सेंटीमीटर से ज्यादा लेंथ के टंगस्टन वायर को एकोमोडेट कर सकते हैं, उसको स्प्रिंग की तरह, कॉइल की तरह उसको फोल्ड करके, ड्यू टू इट्स ductile nature. Okay. So it should be ductile so that it can be drawn into very thin wires. So ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि फिलामेंट जो हम लोग यूज करते हैं बल्ब में उसके लिए फुलफिल होना चाहिए. और टंगस्टन वायर जो है वो हमारा फुलफिल करता है ये सारे प्रॉपर्टीज को. दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द फिलामेंट. आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब आते हैं कि ये सारे प्रॉपर्टीज को फुलफिल करने के लिए हमारे पास और भी मटेरियल है अदर देन टंगस्टन. हम लोग यूज कर सकते हैं कार्बन को भी, ऑस्मियम, टैंटेलम. बट अगर सारे फैक्टर्स को कंपेयर किया जाए तो टंगस्टन इज फार बेटर देन दिस कार्बन, ऑस्मियम, टैंटेलम. ओके. और भी इसमें कुछ पॉइंट्स है that is related with this tungsten. Tungsten is mostly used among all material because the lamp with tungsten filament
has higher efficiency than the other materials. अगर दूसरे materials को हम लोग use करते हैं for the purpose of filament, then the efficiency will be lower than the filament made up of tungsten. ठीक है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इट हैज वेरी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो रेट ऑफ इवेपोरेशन. लो वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे ना प्रॉपर्टीज में, so it has low rate of evaporation, it is ductile and its mechanical strength is high. so ये सारे इसके प्रॉपर्टीज है, इस कारण से हम लोग इसका यूज करते हैं टंगस्टन का. अब आते हैं हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन पर. ये तो क्लियर हो गया कि इनकैंडेसेंट बल्ब क्यों कहते हैं हम लोग इसको, व्हाट इज इनकैंडेसेंट प्रिंसिपल, एंड द फिलामेंट व्हिच इज द हार्ट ऑफ दिस इनकैंडेसेंट बल्ब, यू कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसका क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए. अब उसके लिए हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं टंगस्टन, वो इसके लिए कितना सुटेबल है, इन चीजों को तो हम लोगों ने देख लिया. अब इसका कंस्ट्रक्शन को देखते हैं. ठीक है, ये है हमारा इनकैंडेसेंट बल्ब और इनकैंडेसेंट लैम्प. इसमें क्या है, ये एक हमारा ग्लास का कवर है जो सबसे बाहर में है. ग्लास कवर, इसके अंदर में एक गैस फिल है इस ग्लास कवर के अंदर में. ये गैस आइदर आर्गन और नाइट्रोजन हम लोग यूज करते हैं. वाई आर्गन और नाइट्रोजन? आर्गन क्या है, इनर्ट गैस है, एग्री. so it will not react with the material we are using for this filament tungsten. okay, so इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं आर्गन का एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये जो गैस हम लोग यूज करते हैं इस बल्ब के अंदर में, वो हमारा हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखते हैं उसको, so that the rate of evaporation is low. और जो यहाँ कुछ ऑक्सीडेशन वगैरह भी अगर कुछ हो लिटिल बिट, ठीक है, क्योंकि आइडियल केस तो नहीं हो सकता ना. आर्गन हम लोग जो फिल करते हैं, दैट इज ऑब्वियसली इट विल नॉट रिएक्ट, बट इफ देयर इज 1% चांस टू रिएक्ट, so we are trying that the low oxidation will occur. ठीक है, इसलिए हम लोग इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखते हैं कि वो रिएक्ट भी ना करे, इनर्ट गैस. तो गैस हो गया और ये ग्लास कवर, ये दो पार्ट्स तो हो गए हमारे. फिलामेंट हम लोग देख ही चुके हैं कि ये फिलामेंट क्या है. ठीक है, ये फिलामेंट में देख रहे होगे कि ये शेप में है. ठीक है, इसी की बात कर रहे थे. ड्यू टू द डक्टाइल नेचर हम लोग क्या कर सकते हैं, इतने कम स्पेस में भी इसके टंगस्टन वायर के मैक्सिमम लेंथ को हम लोग कवर कर सकते हैं. लेंथ इसका जितना ज्यादा होगा इस वायर का, हमारा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा. R इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस, रो L बाई A. लेंथ विल बी मोर देन द रेजिस्टेंस विल बी मोर. R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ठीक है, और लेंथ जितना ज्यादा होगा तो एरिया कम होगा हमारा. एरिया कम होगा तो फिर रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज करेगा. R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ठीक है ना. तो इस कारण से हम लोग तो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जितने भी इसका क्वाइल्ड शेप हो सके उसको एकोमोडेट करे कम एरिया में. क्योंकि इसका अदरवाइज क्या होगा, इस बल्ब का साइज ज्यादा हम लोगों को बड़ा बनाना पड़ेगा इसके मैक्सिमम लेंथ को एकोमोडेट करने के लिए. इसलिए इसके डक्टाइल नेचर से हम लोगों को ये बेनिफिट मिल जाता है कि साइज ऑफ बल्ब जो है वो कम होता है. देन दिस इज द सपोर्ट वायर.
एक वायर होता है यहाँ पर बीच में, सपोर्ट वायर, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट वायर है। उसके बाद क्या होता है हमारा, यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट होता है जो कि इन सभी सपोर्ट वायर्स को कनेक्ट करके रखता है, और इसी सपोर्ट वायर के थ्रू ये फिलामेंट हमारा कनेक्ट होता है, ठीक है। ये जो 3 सपोर्ट वायर्स है, ये तीनों सपोर्ट वायर यहाँ सेंट्रलाइज यहाँ से कनेक्टेड है, जिसको कि हम लोग कहते हैं ग्लास सपोर्ट बॉटम। और ये एक हमारा ग्लास का ही होता है बना हुआ, जिसको कि हम लोग ग्लास स्टेम कहते हैं, जो कि यहाँ कनेक्टेड होता है इसके जो लोअर पोर्शन है यहाँ से। ये बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये जो भी वायर्स है और ये ग्लास ट्यूब, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकली, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इस फिलामेंट को, ठीक है। सिर्फ यही पर्पस है हमारा, ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो 2 साइड के जो ट्यूब्स है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये कनेक्टेड है, यहाँ से करंट जो फ्लो करेगा वो इसी ट्यूब के थ्रू हमारा यहीं से फ्लो करेगा इस टंगस्टन तक। सर्किट तो पूरा करना पड़ेगा करंट फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो करंट हमारा कहाँ से आता है, ये है हमारा बॉटम पोर्शन, ठीक है। 2 टर्मिनल्स है यहाँ पर, कॉन्टेक्ट पॉइंट जो कि होल्डर में रहते हैं। ये 2 कॉन्टेक्ट पॉइंट है, एक प्लस और एक माइनस। यहाँ से इंटरनली ये कनेक्टेड होता है 2 वायर्स, ठीक है। ये 2 पिन जो कि होल्डर में जाकर के कनेक्ट होता है, बल्ब के जो दोनों पिन्स है। ये ब्रास या एल्युमिनियम का एक बना हुआ होता है होल्डर कैप, जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। और इसके अंदर में एक छोटा सा फ्यूज सिस्टम रहता है, और ये इंटरनली ये पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट कनेक्टेड होता है हमारा इस फिलामेंट से इस तरह से। और यहाँ से फिर करंट फ्लो इस तरह से होते हुए, यहाँ से होते हुए इस नेगेटिव पॉइंट तक आता है। इस तरह से ये सर्किट पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पर एक हम लोग यूज करते हैं एक्स्ट्रा हीट रिफ्लेक्टर भी, ये जो हमारा पॉइंट है। हीट रिफ्लेक्टर का क्या पर्पस है, यहाँ टंगस्टन के कारण जो हीट जनरेट होगा वो हीट हमारा इस सेक्शन को डिस्टर्ब ना करे, इसको डैमेज ना करे, ठीक है। तो जो भी हीट आएगा यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ये अपर पोर्शन में ही चले जाएगा, ठीक है। नीचे के पोर्शन में ये हीट नहीं आए, इसलिए भी अगर इसको टच करोगे तो इसका टेम्परेचर कम रहता है कंपेयर टू दिस पोर्शन, ठीक है। तो हीट रिफ्लेक्टर एक हम लोग यहाँ पर नॉर्मली यूज करते हैं। तो ये इसके सिंपल कंस्ट्रक्शन है इनकैंडेसेंट बल्ब का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन इसका। यस सर। तो फिलामेंट का पर्पस पता चल गया। इसमें जो हम लोग गैस यूज करते हैं, कौन सा गैस है, आर्गन या नाइट्रोजन गैस, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो केमिकल हमारा कोई रिएक्शन ना हो सके, ठीक है। नॉर्मली जो है ये बल्ब, जो भी इनकैंडेसेंट बल्ब होता है, वो हमारा रेटिंग होता है 60 वॉट और 100 वॉट का, ठीक है। अगर रेटिंग की बात करो, देखोगे अगर रेटिंग को, तो लिखा हुआ रहेगा बल्ब पर 60 वॉट 230 वोल्ट और 100 वॉट 250 वोल्ट। ये लिखने का पर्पस क्या है, अगर किसी भी इक्विपमेंट पे उसका रेटिंग लिखा हुआ है, दैट मीन्स that equipment, the performance of that equipment will be satisfactory, it will perform better at this particular voltage, ठीक है। जो उसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन है वो यही है। इट मीन्स अगर ये इसी रेटिंग पर वर्क करे,
60 वॉट का अगर बल्ब है, 230 वोल्ट पर हम इसको ऑपरेट करते हैं, या 100 वॉट को 250, या अराउंड अप्रोक्सीमेटली सम वेरिएशन इज अलाउड, okay, between around 220 volt, 240 volt, okay, some variation is always allowed, okay, that is not an issue. लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि 230 वोल्ट के बदले हम इसको 100 वोल्ट पर यूज करें और हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये 60 वॉट के इक्विवेलेंट ही इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करेगा. दैट विल नॉट वर्क. ओके, वेरिएशन मींस 5 to 10% वेरिएशन approximately. Sometimes maybe 15% but not 50%. So एक ग्राफ ये यहाँ पर शो किया गया है just to understand that what will happen if the voltage will change. Okay, what will be the effect on the flux, life and efficiency. Okay. Efficiency, life and the flux, all three parameters shown on this y-axis, and on the x-axis the percentage voltage of the normal rating. 20, 60, 80, 100, 140. ये क्या है? 100% मीन्स अगर 60 वॉट का बल्ब है, 230 वोल्ट अगर रेटिंग है उसके लिए, दैट मीन्स द बल्ब इज ऑपरेटिंग ऑन 230 वोल्ट. 100% का मतलब यही हुआ. ठीक है. 80% मीन्स 80% ऑफ 230 वोल्ट. इतने वोल्टेज पर ये बल्ब हमारा वर्क कर रहा है, ऑन है अभी. 60% ऑफ 230 वोल्ट, whatever with the value, okay, उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये बल्ब हमारा ऑन है. देख रहे हैं कि वोल्टेज अगर जैसे जैसे हमारा डिक्रीज हो रहा है, अकॉर्डिंगली फ्लक्स क्या हो रहा है? ये डॉटेड लाइन है फ्लक्स का जो भी है. क्या फ्लक्स क्या हो रहा है हमारा? डिक्रीज हो रहा है. वोल्टेज जैसे डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है ना. यही केस भी होता है हमारा. वोल्टेज कम होता है जब, तो उस वक्त जो ग्लो है, जो इल्यूमिनेशन है उस बल्ब का, वो कम हो जाता है. दैट इज व्हाट शोन इन दिस ग्राफ. ओके, एंड द efficiency is directly related with this flux, is directly proportional. so फ्लक्स जैसे जैसे हमारा कम होगा तो उसका एफिशिएंसी जो है वो भी हमारा उसी के अप्रोक्सीमेटली वो भी वेरी कर रहा है, उसी पैटर्न पर करीब करीब. ठीक है. लेकिन अगर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तब क्या हो रहा है? 230 वोल्ट के बदले इसके 140%, 1.4 टाइम्स ऑफ 230 वोल्ट, इस हाई वोल्टेज पे अगर इसको हम लोग करेंगे, ऑब्वियसली फ्लक्स विल इंक्रीज, ज्यादा इल्यूमिनेट करेगा बल्ब. ठीक है. उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा हो जाएगी. एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट. फ्लक्स ज्यादा है, जितना ज्यादा फ्लक्स होगा आउटपुट उतना ज्यादा होगा हमारा. सो एफिशिएंसी विल आल्सो इंक्रीज, बट the life of the bulb, that will drastically reduce. यही होता है जब हाई वोल्टेज आता है तो क्या होता है? हमारा बल्ब फ्यूज हो जाता है. एक सर्टेन वोल्टेज लिमिट से ज्यादा होगा तो बल्ब हमारा फ्यूज हो जाएगा. that will not work. ठीक है. so the life of the bulb will reduce drastically if we operate above the rated value. But if we operate below the rated value, then the life will remains almost constant. There is no such large variation in the life cycle. ठीक है. समझ गए इस ग्राफ को क्या कहने का मतलब है? Yes. So this was about the incandescent bulb. अब थोड़ा बहुत इसमें है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस. You know well about the advantage and disadvantages. Okay. Advantage क्या है इसका? It is available in different size and the rating. Its cost is low. Obviously, it is cheaper than the LED and CFL. Different ratings में भी easily मिल सकते हैं.
सराउंडिंग टेम्परेचर्स जो है उसका कोई इफेक्ट इस पे ज्यादा नहीं होता है। और डिसएडवांटेजेस क्या है इसका? लो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है इसका अराउंड 12 लुमेन्स पर वॉट, एवरेज एफिशिएंसी जो है। इट्स एफिशिएंसी इज वेरिंग फ्रॉम around 10 to 17 lumens per watt approximately. Average is around 12-13 lumens per watt. Efficiency इसका low है. It is sensitive to the voltage changes obviously. High voltage आने पर या low voltage होने पर काफी frequently इसका illumination affect होता है. और इसका जो working hours है that is less compared to the other light sources. Okay. But the major advantage is it is cheaper and available in different size and the ratings. Okay. So this was about the incandescent bulb or incandescent lamp. The next one is a fluorescent tube, or normally we are calling it as tube light. Okay. The another name is gaseous discharge lamp. Okay. तो हम लोग इसको देखते हैं, उसके बाद फिर आज का क्लास स्टॉप करेंगे. ठीक है. So what is this fluorescent tube? Incandescent bulb का तो नाम था क्योंकि वो एक प्रिंसिपल था, सिंपल प्रिंसिपल जिसको कहो, working on incandescent principle. Why this is fluorescent tube? The name is this fluorescent. ठीक है, आते हैं इस पर भी. पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग. ठीक है, फिर उस पॉइंट पर भी आएंगे तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग देखेंगे. ये एक जनरल ट्यूबलाइट का ये 50% पोर्शन ही शो किया गया है. ठीक है, उसका लेफ्ट साइड पर अगर यहाँ एक मिरर रखते हैं तो आइडेंटिकली यहाँ भी इसके राइट साइड में ये होगा हमारा इस तरह का कंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो जैसा कंस्ट्रक्शन एक साइड है, सिमिलर कंस्ट्रक्शन इसके दूसरे साइड भी होगा. तो एक साइड के देखते हैं कि क्या क्या इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. इसमें कंपोनेंट्स के नाम पर सिर्फ 2 या 3 चीजें ही है. एक फिलामेंट, एक ग्लास कवर जो ये आउटर सरफेस है. ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट पिन. दैट्स इट. कॉन्टैक्ट पिन जो कि यहाँ एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होगा जिससे कि करंट फ्लो करेगा. ये एक ग्लास ट्यूब है और इसके अंदर में फिलामेंट है. सेम यही कंस्ट्रक्शन इस साइड भी होगा. ठीक है, तो यहाँ पर है क्या, देखो. जब करंट हम लोग स्विच ऑन करते हैं, पावर स्विच ऑन करें, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, तब क्या होगा? द करंट विल इंटर and it will flow through this filament and it will come to this point. Similarly in this side also. ठीक है, ये जो फिलामेंट है करंट यहां से जब फ्लो करेगा तो क्या होगा? ये फिलामेंट को हीट करेगा. तो ये फिलामेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा. ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड फ्रॉम दिस फिलामेंट and inside this tube, this glass cover, okay, inside this glass cover the argon and the mercury, okay, that is present.
The mercury is present inside this glass cover. So when the electrons will hit this mercury, then what will happen? This mercury is present in liquid form and the quantity is very less. Okay. It is kept around room temperature, around 27-30 degrees centigrade. Okay. Along with this mercury, argon is also present in little bit quantity. So when the electrons will hit this mercury, which is kept in the liquid form, then ultraviolet radiations will emit. Okay. It will emit the ultraviolet radiation. But this ultraviolet radiation alone is not able to illuminate. Okay. This will not produce light alone until it will strike the inner surface of this glass cover. ग्लास कवर का जो ये इनर सरफेस है, जब तक इसको ये स्ट्राइक नहीं करता ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, then it will not be able to produce the light. इसके इंटरनल सरफेस को, इंटरनल कवर को जब स्ट्राइक करता है तब ये लाइट प्रोड्यूस करता है. क्यों? क्योंकि इसका इंटरनल सरफेस पे एक कोटिंग किया हुआ रहता है. कोटिंग किसका किया हुआ रहता है? हमारा वेट, ये जो हमारा इंटरनल सरफेस है यहाँ पर हमारा एक कोटिंग किया हुआ रहता है and the material is phosphorus. Okay, so when this ultraviolet radiation, this will strike the phosphorus coating, then it will produce light. Okay, and since we are using phosphorus as a material to produce light, we are called it as fluorescent tube. Okay, ठीक है. तो ये सिंपल इसका वर्किंग प्रिंसिपल है और ये बिल्कुल ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है इस ट्यूबलाइट का. हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है, फिलामेंट है और ये ग्लास कवर है. ठीक है, जैसे करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ये फिलामेंट हमारा हीटअप होगा, दिस विल emit electrons, this electron will strike the mercury which is kept in the liquid form and some argon is also present. This mercury will illuminate ultraviolet radiations, and when this ultraviolet radiation strike the fluorescent coating of this inner glass cover, it will produce light. The simple working principle of this fluorescent tube. Any doubt? यस सर. हाँ बताओ. सर वो जो फास्फोरस है वो जो लाइट कर रहा है सर, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से इसे लाइट करेगा. Since the length of the tube light is around 1.2 meter or 0.6 meter, so ionization of this complete medium, it requires a very high energy. लेंथ ज्यादा है तो एनर्जी भी अकॉर्डिंगली उतना ज्यादा होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर सके. ठीक है, मरकरी हमारा उस ट्यूबलाइट के अंदर कहीं भी हो, उसको इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर सके तो इलेक्ट्रॉन को भी एक वेरी हाई एनर्जी के साथ उसको स्ट्राइक करना पड़ेगा, सो दैट इट विल प्रोड्यूस लाइट. ठीक है, so when we will use this with DC source, then what will happen? One terminal will behave like a cathode and the another will behave like anode. So एक complete medium वो वहां तो create हो जाता है in case of the DC. ठीक है, but in case of AC क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के कारण वो कंटिन्यूटी उसको प्रोवाइड नहीं हो पाता है कई बार. तो वो हाई एनर्जी की जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो
एक मीडियम क्रिएट नहीं हो पाता है विद इन दिस लेंथ ऑफ द ट्यूबलाइट इन केस ऑफ द एसी। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर नहीं करेगा। सो एक सफिशिएंट एनर्जी के साथ जब तक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक नहीं करेगा तब तक लाइट एमिट नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोगों को बीच बीच में कभी क्या जरूरत पड़ता है, एडिशनली हम लोगों को कुछ एनर्जी वहां प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ वोल्टेज सर्ज के रूप में हम लोगों को एडिशनल वहां पर एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग स्टार्टर। जो हमारा पहले ट्यूबलाइट हम लोग यूज करते थे पास्ट टाइम्स में, अब तो ऑब्सोल्यूट हो गए हैं काफी हद तक। वहां पर हम लोग यूज करते थे स्टार्टर एंड मैग्नेटिक ब्लास्ट, दैट इज कॉल्ड चॉक। ठीक है, उसका पर्पस क्या होता था, इस सफिशिएंट वोल्टेज अगर उसको नहीं मिल रहा तो वो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। तो विद द हेल्प ऑफ स्टार्टर वी आर प्रोवाइडिंग सम voltage surge so that sufficient energy will be present available inside the tube, and that will produce the electron in sufficient quantity so that it will strike the mercury and produce the light. That is the purpose of this starter. Okay, तो स्टार्टर क्या होता है हमारा, अब तो खैर ये आउटडेटेड ही हो चुका है, फिर भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन के लिए आई विल एक्सप्लेन। ओके, स्टार्टर में बेसिकली जिसको हम लोग ग्लो स्टार्टर कहते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द स्टार्टर बल्ब। ठीक है, ये देख रहे होगे यहाँ पर ग्लो स्टार्टर। ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट है, एक है स्टार्टर बल्ब और दूसरा है एक कैपेसिटर। सिंपल। स्टार्टर बल्ब क्या होता है, this bulb is covered by a small glass tube which is filled with the inert gas, either the argon or neon. Okay, इस ग्लास ट्यूब के अंदर में दो मेटालिक कॉन्टेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग इस स्टार्टर को ऑन करते हैं तब क्या होगा, ये मेटालिक कॉन्टेक्ट्स करंट हमारा फ्लो करेगा, तो दिस विल टच ईच अदर एंड इट विल ऑन, द सर्किट विल कंप्लीट। ठीक है, नॉर्मली क्या होगा, ये दोनों स्टार्टर जो है ये हमारा एक सर्टेन डिस्टेंस पे रहता है, ये दोनों कांटेक्ट पॉइंट जो है इस स्टार्टर का बायमेटेलिक कॉन्टैक्ट्स। सो द सर्किट, दिस सर्किट इज नॉट कंप्लीट इन दिस केस। ठीक है, ये सिर्फ इस कैपेसिटर के थ्रू यहाँ से हमारा करंट जो है यहाँ से इनिशियली फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब यहाँ से हम लोग इसको ऑन करते हैं स्टार्टर को, तब क्या होगा, ये बायमेटेलिक कॉन्टैक्ट हमारा आ जाएगा फंक्शन में, और फिर करंट इसके थ्रू भी हमारा पूरा फ्लो करेगा। तो इस केस में क्या होगा हमारा, इसका पर्पस क्या है, एक सर्ज प्रोवाइड करना, वोल्टेज सर्ज, दैट्स इट। ठीक है, और कैपेसिटर यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, इसका क्या पर्पस है, कैपेसिटर का पर्पस, इट इज यूज्ड टू सप्रेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नॉइज हम लोग नॉर्मली कहते हैं, ये क्यों होता है, कहाँ से आएगा, क्योंकि स्टार्टर के साथ हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक ब्लास्ट, जिसको कि चॉक भी कहते हैं। ड्यू टू दिस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होने के चांसेस होते हैं, तो उसको सप्रेस करने के लिए कैपेसिटर एडिशनली पैरेलली कनेक्ट होता है इस बाइमेटेलिक कॉन्टैक्ट्स का। ठीक है, ये मैग्नेटिक चॉक क्या है, दिस इज नथिंग बट इंडक्टर कॉइल, ओके, दैट इज wound ऑन एन आयरन कोर, और कुछ नहीं है ये। ठीक है ना, एक आयरन कोर है, उसके ऊपर में कॉइल को
बॉन्ड किया हुआ है। इसका पर्पस क्या है इस मैग्नेटिक ब्लास्ट का? It limits the current which is flowing through bimetallic contacts of the starter. बाइमेटेलिक कॉन्टैक्ट से कितना करंट फ्लो करना है उसको वो लिमिट करता है ड्यूरिंग द क्लोज कंडीशन ऑफ बाइमेटेलिक कॉन्टैक्ट्स। कितना करंट फ्लो करना है उसको वो कंट्रोल करेगा। सेकंड, it provides a high voltage which is necessary to switch on the tube light during the starting in case of the AC supply. ये हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है ट्यूब लाइट को स्विच ऑन करने के लिए। Since क्या होता है V equal to L di by dt in case of the inductor, ठीक है। तो अगर यहाँ स्लाइट चेंजेस भी है करंट में di by dt, so there will be significant voltage and that voltage is helpful to switch on the mercury, okay, to switch on the light. And the third one, it limits the current and the voltage in the tube light after the tube light has become on. Okay, जब on हो जाता है उस वक्त फिर करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करता है, उसको लिमिट करता है। So that is the main purpose of this magnetic blast. But nowadays we are not using the magnetic blast, we are using electronic chalk sometimes, okay। अब तो वो भी यूज में नहीं रहा, तुम लोग एलईडी ट्यूबलाइट्स का ही ज्यादातर यूज करते हैं। So time to time technology is changing and accordingly it is more economical for us to adopt the new equipments with the new technologies.